मित्रों नमस्कार। पिछले भाग 7 में हम लोगों ने बीएनएसएस के चैप्टर 8 का सेक्शन 111 के बारे में चर्चा किया था, जिसमें बड़ा ही 3 इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस आए थे: कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिफिकेशन, जिसे याद रखना बहुत ही आवश्यक है चूँकि चैप्टर के अन्य सेक्शंस को समझने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे बीएनएसएस के सेक्शन 112 और 113 के बारे में। चूँकि दोनों का बड़ा एक ही जैसा है, इसलिए दोनों का एक साथ चर्चा आवश्यक है। सर्वप्रथम सेक्शन 112 बीएनएसएस का 112 क्या कहता है? 112 कहता है कि जब कोई आईओ अथवा कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा प्रतीत होता है कि एविडेंस किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अवेलेबल हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री में, किसी प्लेस पर, तो आवेदन अपने यहाँ के संबंधित न्यायालय में, जहाँ का मामला है, उसको देती है कि मुझे इस तरह का वहाँ एविडेंस के मिलने की संभावना है। तो उस आवेदन के आलोक में वो संबंधित जो न्यायालय है अपने यहाँ की, वो न्यायालय एक रिक्वेस्ट लेटर जारी करती है वहाँ के कॉम्पिटेंट कोर्ट या कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के नाम से। कॉम्पिटेंट बोले तो जिस तरह का ये मामला है उसको डील करने वाले जो वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट कोर्ट होंगे, उनको एक रिक्वेस्ट लेटर जारी करती है। वो लेटर में रिक्वेस्ट करती है कि इस लेटर से संबंधित कोई भी इस तरह का व्यक्ति, इस मामला से संबंधित कोई इस तरह का व्यक्ति हो, अनुमानित व्यक्ति हो, ऐसा लगता है कि वह इसके तथ्य और परिस्थितियों से अवगत होगा, तो उसके साक्ष्य को आप उसका परीक्षण करें, एग्जामिन करें और उसके साक्ष्य को रिकॉर्ड किया जाए। कोई अन्य दूसरा व्यक्ति भी उससे संबंधित है, उसके पास कोई वस्तु है, तो वस्तु को भी कलेक्ट किया जाए। कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसे कलेक्ट किया जाए, और जो भी इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस, जो कुछ भी है, वस्तु, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है, तो उसे कलेक्ट करके अभी प्रमाणित प्रति के साथ कराकर उसे हमें फॉरवर्ड करें। ये लेटर जो जाती है मित्रों, वो हमारे न्यायालय तो उसे जारी कर देती है, बट वो लेटर जाती है हमारे केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, जो उनका अपना तरीका होता है, जो उचित समझते हैं, उसके अनुसार वो लेटर ट्रांसमिट किया जाता है उस कंट्री में, वहाँ के कॉम्पिटेंट कोर्ट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। वो वहाँ कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है, अथॉरिटी, वो उस तरह के मामला का वो सारा जो रिक्वेस्ट किया गया वो सब करा करके उसको वहाँ से फॉरवर्ड करते हैं यहाँ के लिए, और यहाँ फिर हमारे केंद्र सरकार को प्राप्त होती है और वो हमारे न्यायालय को सौंपते हैं। तो इस तरह फॉरेन में अगर कोई व्यक्ति जा करके अपना धन को छुपा करके रखता है, इस तरह का कोई एविडेंस वहाँ भाग करके रह रहा है, तो उससे संबंधित जो कुछ भी है कलेक्ट करके वहाँ से यहाँ मंगाया जा सकता है। तो ये है हमारा सेक्शन 112। और साथ ही वहाँ जो जांच होगा, जो कुछ भी होगा, और वहाँ से जो वस्तु आएगा, जो कुछ भी, वो ये माना जाएगा कि भारत के अंदर ही जो साक्ष्य संग्रह किया जाता था इस संहिता, दंड प्रक्रिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन, उसी के अधीन वो साक्ष्य संग्रह किया गया है, यह माना जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह सेक्शन 113 है। तो 112 में ये था कि हमें आवश्यकता पड़ी थी, हम फॉरेन में वो किए थे, रिक्वेस्ट लेटर जारी किए थे, बट यहाँ है कि अगर उनको आवश्यकता पड़ जाए 113 में, तो वो उसी तरह से रिक्वेस्ट लेटर वहाँ से हमारे केंद्र सरकार को ट्रांसमिट करते हैं। हमारी केंद्र सरकार फॉरवर्ड करती है उस कॉम्पिटेंट कोर्ट में, चाहे वो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हो, जो भी कॉम्पिटेंट है उस मामला को देखने के लिए वहाँ फॉरवर्ड कर देती है। वो यहाँ पर उसी तरह से सब कुछ करती है, चाहे तो पुलिस ऑफिसर को देकर के इन्वेस्टिगेट भी कराती है, ये मान करके वो इन्वेस्टिगेशन होगा, मानो वो अपराध फॉरेन में नहीं इंडिया में हुआ हो, उसी तरीके से होकर के सब कुछ कलेक्ट करके और तब हमारी वो जो न्यायालय है वो न्यायालय उसको फॉरवर्ड कर देती है फिर अपने केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार फिर उसी अनुसार जो उनका तरीका है अपने निर्देशानुसार उसको ट्रांसमिट कर देते हैं वहाँ। इस तरह से अगर कोई चाहते हैं कि वहाँ वाले यहाँ या यहाँ वाले वहाँ कुछ साक्ष्य को छुपा लें, धन संग्रह कर लें या कुछ भी कर लें और छुप जाए, तो वो संभव नहीं है, कानून में प्रावधान है और उसके तहत ये होता है। तो मित्रों, आज हमने BNSS के सेक्शन 112 और 113 पर चर्चा किया इस भाग 8 में। अब मिलते हैं भाग 9 में। इसी चैप्टर का कुछ और भी सेक्शंस है जो इसी से रिलेटेड है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज्ञा दीजिए। मेरा इतना ही उद्देश्य है कि अवेयरनेस, त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।